क्या करने वाले हैं आज? अप्रैल करंट अफेयर्स। अप्रैल में राजस्थान में क्या कुछ खास हुआ, पहले इस पे चर्चा करते हैं। इसमें जो लास्ट वीक चल रहा है इसके करंट अफेयर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे हम। ये आप ये मान के चलिए 25 अप्रैल तक के करंट अफेयर मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ओके, सबसे पहले आता है हमारा मुख्यमंत्री दूध संबल योजना। इसको दुग्ध संबल भी लिख देते हैं, नो इश्यू। संबल योजना में अनुदान राशि में बढ़ोतरी। तो ये योजना क्या है? मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना ये है कि जो डेयरी से जुड़े हुए किसान हैं, दूध उत्पादक हैं, वो अपना जो दूध सरस डेयरी में या फिर कोई अन्य सहकारी संघ की जो डेयरियां हैं उनके अंदर जो अपना दूध बेचते हैं, तो उसके अंदर सरकार की तरफ से जिस रेट पे डेयरी खरीदती है उससे कुछ एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं। मान लीजिए कि जो किसान है, पशुपालक है, उससे सरस डेयरी खरीद रही है 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध खरीद रही है, तो उसको पे किया जाएगा इसके बाद में 45 रुपीज। 40 रुपए तो सरस डेयरी के तहत दिए जाएंगे, 5 रुपए का अनुदान राज्य सरकार की ओर से उसको दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रति लीटर जो अनुदान है पहले 2 रुपए हुआ करता था, अब पशुपालकों को इसको बढ़ा करके 2 रुपए से 5 रुपए कर दिया गया है। कब से लागू होगा ये? 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। मूल रूप से योजना 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन जब बीच में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ये योजना बंद कर दी गई थी। अब इसको फिर से फरवरी 2019 से चालू किया गया है। राज्य के सहकारी संघों को दूध बेचने वाले उत्पादक इससे लाभान्वित होंगे, हर कोई नहीं होगा। मैंने कहा कि जो सहकारी संघ, जैसे कि सरस डेयरी है, ये क्या है? एक सहकारी संघ है। इसके अंदर सभी मिलकर के, सहकारी संघ होता क्या है? कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते क्या है? वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, ये इसका एक टैगलाइन होती है। यानी कि एक जो उद्देश्य है वो सभी के लिए है और सभी मिलकर के क्या करते हैं? एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। इसमें प्रॉफिट भी सभी का इक्वल होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी उससे जुड़े होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा वो जितने लोग उस संघ से जुड़े हुए हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अनुदान यानी कि उसमें यदि किसी भी सहकारी कोई भी कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया जाता है तो प्रोपोर्शनेट तरीके से सभी का अनुदान भी इक्वल माना जाता है। तो यही सहकारी संघ की एक मतलब बेसिक आइडिया होता है। सबसे पहले जो फेमस किया था इस आइडिया को, वो किया था अमूल ने। जो गुजरात में अमूल डेयरी है, वही कोऑपरेटिव जो डेयरी सिस्टम या कोऑपरेटिव संघ की हम बात कर ले, उसको पूरे इंडिया में फेमस करने का काम उन्हीं ने किया था। उसके ही तर्ज पे अब अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव ग्रुप होते हैं, न केवल डेयरी के क्षेत्र में, बल्कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना करके वो भी किससे जोड़ दिए जाते हैं? कोऑपरेटिव संघ से जोड़ दिए जाते हैं। तो फिलहाल इसको यहाँ तक के आप नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो है क्राउड फंडिंग पोर्टल। क्राउड फंडिंग क्या होती है? किसी भी उद्देश्य के लिए पब्लिक से छोटी छोटी अमाउंट में पैसा मांगना, ये होती है क्राउड फंडिंग। जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे या फिर जो अन्य मीडियम है उन पे क्राउड फंडिंग की जाती है। कोई पर्टिकुलर बच्चा जैसे बीमार है, उसको कोई रेयर डिजीज है, उसका इलाज महंगा है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए क्राउड फंडिंग की जाती है। या फिर कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए कोई यूथ ग्रुप है, वो क्या करता है? अपना आइडिया बताता है और उसके बदले में बाकी लोगों से क्या करता है? क्राउड फंडिंग करता है। जैसे कि इस क्लास के अंदर क्राउड फंडिंग क्या होगी कि मैं कोई आइडिया बताऊं, जो लोगों को ये आइडिया पसंद आ रहा है और सोच रहे हैं इसमें कोई फ्यूचर है, तो वो लोग उसमें अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करें और बाद में उसका प्रॉफिट लें। ये इस प्रकार की होती है। वो होती है वाणिज्यिक स्तर पे क्राउड फंडिंग, जिसमें बाद में उनको प्रॉफिट भी मिलता है। तो कुछ होती हैं अनुदान के सही, मतलब लाइकवाइज की डोनेट करना है,
उस हिसाब से भी क्राउड फंडिंग की जाती है। तो क्राउड फंडिंग पोर्टल बनाया गया है किसके लिए? रेयर डिजीज के लिए, जो बिल्कुल ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती हैं। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो बहुत कम लोगों में होती हैं, जैसे जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो गई, जीन के अंदर अचानक आए बदलाव की वजह से किसी बच्चे में हो गई या अन्य कोई हो गई, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसका इलाज बहुत महंगा होता है। और इसका कारण ये है कि वो अपने आप में रेयर है, तो कम होने की वजह से उस पे अनुसंधान कार्य, उसके बारे में जो दवाएं बनाई जा सकती, इलाज ढूंढा जा सकता, उस पे कम रिसर्च की जाती है। क्योंकि अगर प्रिवेलेंटली कोई चीज होती है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज ढूंढा जाता है। जैसे कि कोविड था, कितने कम समय में उसका इलाज ढूंढ लिया, उसकी अलग अलग वैक्सीन आ गई, और वो भी अफोर्डेबल रेट में। तो ये रेयर डिजीज और जो कॉमन डिजीज होता है उसके बीच में एक आप डिस्पैरिटी कह सकते हैं, असामान्यता कह सकते हैं, कि जो रेयर डिजीजेज होती हैं उनके इलाज इसीलिए महंगे होते हैं क्योंकि उनके सस्ते इलाज पे ज्यादा काम किया ही नहीं जाता, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम व्यक्तियों में, बच्चों में, लोगों में वो डिजीज होती है। तो रेयर डिजीज की जो है समाधान के लिए सरकार ने, ये राजस्थान सरकार की तरफ से ये पोर्टल है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये पोर्टल बनाया जाएगा। महंगे इलाज वाली दुर्लभ बीमारियों के लिए इसके माध्यम से फंडिंग की जाएगी। कोई भी दानदाता या भामाशाह इसके माध्यम से दान कर सकेगा। ओके, घर घर औषधि योजना पिछले 1 साल से काफी चर्चा में है। बता सकते हैं उसमें कौन से पौधों का वितरण किया जा रहा है? तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा। तो 4 पौधे कितनी बार वितरित किए जाएंगे? जैसे कि एक बार में 8 किए जाएंगे, 4 टाइप के 2-2 पौधे होंगे, और टोटल 3 बार किए जाएंगे। ये है घर घर औषधि योजना। अब इसका क्या किया जाएगा? डिजिटाइजेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वही हर चीज के अंदर कोई भी योजना होती है तो उसके लूप होल्स बाद में पता चलते हैं जब उसको क्रियान्वित किया जाता है कि इसमें क्या कमी रह गई थी। अब इसके अंदर ये कमी सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स में तो दिखा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है कि पौधे वितरण कर दिए गए, लेकिन वास्तव में पौधों का वितरण उतना हो नहीं रहा है। तो उसको इंश्योर करने के लिए इसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। डिजिटाइजेशन का मतलब है कि ऑनलाइन इस सिस्टम को दिखाया जाएगा कि किसने कहाँ पे कितने पौधे वितरित कर दिए गए हैं वास्तव में। तो जैसे कोई यूजर है, वो क्या करेगा, उसको अगर पौधे मिले तो वो इसके अंदर एंट्री कर सकेगा, नहीं मिले हैं तो वो नहीं करेगा। तो इससे इंश्योर होगा। ये जो है घर घर औषधि योजना ऐप है, ये बनाई गई है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में सिंपली ये दे देंगे कि GGAY जो ऐप है इसका संबंध है किससे? तो ये घर घर औषधि योजना से संबंधित है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ही बनाई गई है। इसके माध्यम से निश्चित स्थानों पर पौधों का समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान की पहली पैरा खेल अकेडमी कहाँ पे बनेगी? जोधपुर में बनेगी। ये पहली है, याद रखना। खेल अकेडमी तो बहुत सारी है, बास्केटबॉल की भी है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो सारी तरीके की खेल अकेडमी है, क्रिकेट की भी है, फुटबॉल की भी है, लेकिन पैरा खेल अकेडमी जो जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए पहली बार खेल अकेडमी जो है वो जोधपुर में बनाई जाएगी। और वहीं पे इसके साथ में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या मतलब है? देखिए, जो नॉर्मल साई सेंटर हो गए, जैसे साई सेंटर का मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर, साई सेंटर पे ट्रेनिंग हो गई या फिर नॉर्मल खेल एकेडमी में हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ हाई लेवल पे कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है, लाइक वाइज ओलंपिक होने जा रहा है, एशियन टूर्नामेंट होने जा रहे हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हाई परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए भी एक अलग से स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा, जिसमें तकनीक, कोई भी खेल के अंदर जो तकनीक चाहिए होती है, टेक्निकल इनपुट जो चाहिए होता है, वो यहाँ पे खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये इसी के साथ में ही होगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर।
नेक्स्ट आपका आता है मिशन सघन इंद्रधनुष 4.0 अभियान। इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण। किसका? गर्भवती महिलाओं और बच्चों का। जो 0 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इम्यूनाइजेशन के लिए कि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो, और गर्भवती महिलाओं को जो विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं वो इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत आते हैं। अभी ये मिशन मोड पे चलाया जा रहा है, यानी कि कोई भी इससे छूटना चाहिए नहीं चाहिए जो कि इसके लिए एलिजिबल है। ये 4 अप्रैल से इसका 3rd स्टेज शुरू हो गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क टीके। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कौन से टीके इसके अंदर लगाए जाते हैं, हमें ये याद होना चाहिए। तो पोलियो का टीका, निमोनिया जो कि काफी बाद में ऐड किया गया था, शुरुआती बेसिक स्टेज में निमोनिया का टीका नहीं लगता था। गलघोटू, टिटनेस, टीबी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, जिसमें से एक तो लाइलाज है जो हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी का टीका जो है मिशन इंद्रधनुष के अंदर लगाया जाता है। ये आप स्पेसिफिकली याद करेंगे कि कौन से वाला, तो बी टाइप वाला हेपेटाइटिस का टीका। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है? मानसिक विमंदता, यानी कि मेंटल रिटार्डनेस जो होती है। बच्चे बहुत अपन देखते हैं कि कहीं आसपास अपने जो उनको अपने माँ के गर्भ में सही पोषण नहीं मिला, तो मानसिक रूप से उनका उतना विकास नहीं हो पाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए मेनिंजाइटिस का भी टीका लगता है। खसरा, रोटा वायरस, जो कि रोटा वायरस होता है, ये छोटे बच्चों में डिसेंट्री की प्रॉब्लम। हम एक लगभग डेवलप्ड टाइम मतलब अच्छे हेल्थ फैसिलिटी वाले एरिया में रहते हैं। आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसमें रोटा वायरस बच्चों की जान लेने के लिए जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि उनकी हाइजीन कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती हैं, वो इतने हाइजीनिक एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, उनके सभी के पास में फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं होते हैं घर में, तो वहां पे ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती। तो उससे बचाव के लिए रोटा वायरस का और काली खांसी का ये 10 टाइप के टीके हैं, ये इसमें लगाए जाते हैं। आपको बिल्कुल 10 के 10 याद होने चाहिए। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र वो एरिया होता है जहां पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई भी वन्य जीव की प्रजाति है, पर्टिकुलर वन्य जीव प्रजाति है, उसके संरक्षण के लिए उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाता है। एक होता है आपका पूरा का पूरा बायोस्फीयर, फिर उसके बाद में आते हैं नेशनल पार्क, उसके बाद में आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, और फिर आते हैं कंजर्वेशन यानी कि संरक्षित क्षेत्र, और एक होता है आखेट निषेध क्षेत्र। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसमें बता देती हूँ कि अलग अलग क्या चीज होती है। बायोस्फीयर होता है वो आपका कंप्लीट, उसके अंदर एक प्रजाति की बात नहीं की जाती है, उसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, तो यहाँ पे एक एरिया वन क्षेत्र का मिलेगा आपको, दूसरा यहाँ पे कोई विदाउट वन क्षेत्र जैसे कि पेड़ पौधे लगे हुए होंगे वो भी होगा, और अगर यहाँ पे साथ में आदिवासी भी इसमें रह रहे हैं तो वो लोग भी इंक्लूड होते हैं। और इसमें जल स्थल कोई भी टाइप हो सकता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर लेक है, पानी है, जल की झील है, तो वो भी इंक्लूड होगी, और वन है तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर बन जाएगा। नेशनल पार्क होता है यानी कि उसके अंदर स्पीसीज कोई एक पर्टिकुलर नहीं होती है, लेकिन वो वन्य जीव जंतुओं के लिए ही होता है। नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में भी क्या होता है? ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे मैंने कहा था कि आदिवासी यदि उस क्षेत्र में, तो वो क्या होते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? ये भी हम मान सकते हैं कि लगभग कोई एक ही प्रजाति के वन्य जीव वहां पे बहुतायत में प्रेजेंट हैं, जैसे कि ताल छापर अभ्यारण्य हो गया, तो वहां पे क्या है? ब्लैक बक्स हैं, काले हिरन ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जीव नहीं है, अन्य जीव भी होंगे,
ये हो गया। फिर आता है आपका आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र वो होता है जहां पे ह्यूमन बींग्स का आना जाना अलाउड होता है, इवन रोड्स भी बनी हुई होती हैं उसके आसपास, लेकिन वहां पे शिकार करने की मनाही होती है, क्योंकि वहां पे वन क्षेत्र जो होता है वो इतना सघन नहीं है, तो आसानी से वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो शिकार किए जा सकते हैं, लेकिन शिकार करने की क्या होती है, मनाही होती है। आखेट निषेध क्षेत्र। अब ये आ गया आपका कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व होता है, ये भी काइंड ऑफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन इसका एरिया छोटा होता है और ये भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डेडिकेटेड होता है कि कौन सी स्पीसीज के लिए ये बनाया गया है। राजस्थान के अंदर 16 टोटल कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। 16वां जो अभी 25 अप्रैल को ही अनाउंस किया गया है, रणखार जालोर। रणखार जो है जालोर में वो है, रणखार जालोर जो है कच्छ के रण के समरूप है। इसकी जो हैबिटेट कंडीशन है, जो इसका एनवायरमेंट है वो कैसा है, जो गुजरात में कच्छ का रण है, जो लवणीय भूमि है वहां पे, उसी के समरूप है। ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा था एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी जिसके लिए वो प्रसिद्ध होगा, तो ये जंगली गधे के लिए। इससे पहले 15वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो शाहबाद के जंगल 12 में और ये 2021 में घोषित किया गया। अच्छा, इनसे पहले वाले 14 याद हैं क्या, नोट डाउन करवाने हैं आपको? अच्छा, मैं बोल देती हूँ। बिसलपुर टोंक का है कंजर्वेशन रिजर्व्स की मैं बात कर रही हूँ, ये तो लेटेस्ट हैं 2। इससे पहले 14 जो हैं उसमें एक बिसलपुर टोंक, जोड़बीड़ बीकानेर, सुंडा माता जालोर और सिरोही, गुढ़ा विश्नोई जोधपुर, साकम्बरी सीकर और झुंझुनू, गोगेलाव नागौर बीड़ झुंझुनू, रोटू नागौर, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा, जवाई बांध और लेपर्ड ये है पाली, पसियाल खेतड़ी ये झुंझुनू में है, और बांसियाल, यानी कि एक तो है बांसियाल और खेतड़ी का जो एरिया मिला करके, और एक अकेला बांसियाल का। इसके अलावा जवाई बांध का जो एक्सटेंशन एरिया है, जवाई बांध के अंदर 2 हो गए हैं, जवाई बांध फर्स्ट और जवाई बांध सेकंड, ये 2 अलग अलग कंजर्वेशन रिजर्व हैं, और एक है मनसा माता झुंझुनू। तो ये 14 है पहले से। 15 क्वेश्चन यहां से बनेगा, पहले वाले जो 14 हैं उनसे नहीं, या फिर आपसे एक डिटेल्ड क्वेश्चन पहले और अब का दोनों का मिलाकर के पूछा जाए तो मैच करवा लेंगे कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है। जैसे कि रोटू नागौर वाला आया था ना क्वेश्चन, तो इस टाइप से। ऑपरेशन आग, आग का मतलब है एक्शन अगेंस्ट गन। जो अवैध हथियार राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूपी और एमपी से बहुतायत में जो अवैध हथियार लाए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट राजस्थान पुलिस का ये ऑपरेशन है, उनको पकड़ना, सीज करना, उसको रोकना। तो ऑपरेशन आग का संबंध किससे है, इस प्रकार से आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन आग का संबंध है अवैध हथियारों के खिलाफ ये पुलिस की मुहिम है, यानी कि अवैध हथियारों को पकड़ना। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स एक्नॉलेजमेंट पोर्टल। देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जनप्रतिनिधि, हमारे नेता। तो जनप्रतिनिधि कहां से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली सरपंच से, उससे भी नीचे देखें तो पार्षद या वार्ड पंच हो गए। तो वहां से लेकर के मुख्यमंत्री महोदय तक जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें होती हैं जनता की, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री को वो शिकायत पहुंचाई जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। हम भी देखते हैं पब्लिक में आते हैं कि ये लेटर उनको लिखा, और उनके अलावा भी कोई अन्य जनप्रतिनिधि है तो वो सब भी क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। लेकिन उन लेटर्स का क्या नहीं हो पाता है, निवारण नहीं हो पाता है। और ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है
कि आपने किसी को कोई चीज भेजी और वो वापस से आपको सिग्नल दे कि मैंने आपकी चीज प्राप्त कर ली है, ये चीज क्या कहलाती है? एक्नॉलेजमेंट कहलाती है। तो अब एक पोर्टल बनाया गया है, उस पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो उन्होंने जो लेटर लिखा है उसको स्कैन करें और उस लेटर को इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटली पहुंचा दें। वो लेटर जिस भी चीज की शिकायत की गई या जिस भी चीज की मांग की गई उस संबंधित विभाग में पहुंचेगा और उस संबंधित विभाग से संबंधित मंत्री महोदय के पास पहुंचेगा और उस शिकायत का निवारण किया जाएगा 7 दिन में। ये योजना है राजस्थान सरकार की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स एक्नॉलेजमेंट पोर्टल। सरपंच से लेकर के विधायक, सांसद कोई भी सीधे पत्र भेज सकते हैं। अब 7 दिन में मिलेगा जवाब। ये अप्रैल से स्टार्ट की गई है। अब हम आते हैं नेशनल लेवल के जो अप्रैल की न्यूज थी उस पे। सबसे पहले फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश होते हैं, उनको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक या कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक या कोर्ट से अभियोगी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। त्वरित कार्रवाई के लिए, यानी कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, उससे संबंधित कोई भी वो डिसीजन जो है वो पेपर फॉर्मेट में न होकर के डिजिटल तरीके से ही जहां पे पहुंचाना है वो आसानी से पहुंच जाए। कोई कोर्ट का निर्णय है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है और निर्णय जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट को वो डिसीजन मान्य करना है, लागू करवाना है। तो दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक यदि आपका नॉन डिजिटल यानी कि पेपर फॉर्मेट में जाएगा तो वो टाइम लगेगा उसके अंदर, और हो सकता है वो काफी अर्जेंट टाइप का हो। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सॉफ्टवेयर लगाया है जिसके तहत डिजिटल माध्यम से जो आदेश होंगे उनकी प्रतियों को पहुंचाया जाएगा। इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि बहुत बार ऐसा देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदान प्रदान की वजह से ही क्या होता था, न्याय के अंदर देरी हो जाती थी सूचनाओं के आदान प्रदान से। सबसे ज्यादा आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला होता है, शाम हो चुकी होती है और जब जैसे ही निर्णय आता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो हम इसको प्राप्त ही नहीं कर सकते, टाइम अवधि खत्म हो गई है। तो इस प्रकार की सिचुएशन रियल लाइफ में भी देखने को मिलती थी। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फास्टर सॉफ्टवेयर। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है फास्टर की। अदालती आदेशों के तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हेतु इसी प्रकार से कुछ टाइम पहले सुपेस पोर्टल एक लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने ही। सुपेस पोर्टल की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये जो सुपेस पोर्टल है एक तरीके की गाइडलाइन है, इसमें संविधान के सारे जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो इसके ऊपर हैं। अब किसी भी जज महोदय को कोई निर्णय लेने में या फिर सुनवाई के दौरान कोई असिस्टेंस चाहिए, असिस्टेंस का मतलब सहायता चाहिए, उनको देखना है कि फला फला धारा के अंदर या फलाना जो नया कानून बना है उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। अब वो भी ह्यूमन बीइंग है, हर चीज याद नहीं रख सकते, लेकिन उनको देखना है तो वो आसानी से क्या करेंगे, इस पोर्टल पे जा करके उस सारी चीज को तभी के तभी देख सकेंगे। इससे टाइम की बचत होगी और जल्दी से न्याय मिलेगा। इसका उद्देश्य है कानूनी अनुसंधानों के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। नेक्स्ट आपकी आती है खावती ऋण योजना। ये एक इनोवेटिव स्टेप है जो कि महाराष्ट्र के अंदर लिया गया है। महाराष्ट्र में जो कैदी हैं उनके परिवार को ऋण देने की योजना है। देखिए
ये हमें भी पता है कि किसी परिवार से कोई व्यक्ति अगर जेल में चला जाता है तो उसके पीछे भले ही उसने कोई भी दंडनीय अपराध किया है, लेकिन उसको भुगतते नहीं केवल वो भुगतता, उसके परिवार वाले भी उसको भुगतते हैं पीछे से। उनकी एक ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता और 3 बच्चे हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो अगर पिता जेल में चला जाता है तो उससे पीछे उनके जो बाकी के जो 3 लोग रह गए उनकी भी क्या है, हालत खराब हो जाती है आर्थिक स्थिति से, बाकी तरीके से। तो इसी चीज को, यानी कि एक तरीके से ये सुधारात्मक कार्य है। खावती ऋण योजना एक प्रयोगात्मक कार्य है। इसमें महाराष्ट्र में जो कैदी हैं उनको व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा और उस ऋण के तहत उनके परिवार वाले कितने तक का मिलेगा, वो 50,000 रुपए तक का। इससे क्या कर सकेंगे, वो कोई कार्य स्टार्ट कर सकेंगे या अन्य कुछ अपने जीवन यापन का साधन जुटा सकेंगे। इससे संबंधित ये योजना है। कैदियों के परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए दोनों चीजें हैं। जो केस चल रहा है उससे संबंधित खर्चे के लिए भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं या अपने रहने की स्थिति में सुधार के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। ये 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण देने की योजना है, खावती ऋण योजना। अब ये नाम काफी यूनिक, अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो इसमें थोड़ा गच्चा खा सकते हैं कि खावती ऋण योजना किससे संबंधित है, किसानों से संबंधित है या फिर स्टूडेंट्स से संबंधित है, इस प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये कैदियों को ऋण देने से संबंधित है। नेक्स्ट जो आपका है वो आता है ईसीटीए। ईसीटीए क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि आर्थिक आपस में कोऑपरेशन और व्यापार समझौता। किस किस के मध्य हुआ है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये व्यापार समझौता हुआ है। इसकी फुल फॉर्म जैसे एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है, इंड ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, AUS ऑस्ट्रेलिया, ECTA। ये क्या है, ये व्यापार समझौता है। एक विकसित देश के साथ, ऑस्ट्रेलिया एक विकसित डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, एक विकसित देश के साथ में लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल की अवधि के पश्चात ऐसा समझौता इंडिया ने किया है। अब इस समझौते में क्या खास बात है, ये जो समझौता है इसके तहत देखिए, इंडिया से कोई भी सामान यदि ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, 0 ड्यूटी असेस होगा 96% एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करेगी उसके 96% उत्पादों पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ये क्या है कि यहां से यहां तक जाएगा तो 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। बदले में ऑस्ट्रेलिया के 85% जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर इंडिया 0% ड्यूटी लगाएगा। इस प्रकार का ये आपस में व्यापार समझौता है। यहां पे ये दोनों के दोनों अपने परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 96% और 85%, और दोनों ही तरफ से क्या लग रही है, 0 ड्यूटी लग रही है, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे दोनों प्रकार की सरकारें, इंडिया की सरकार हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार हो, 0 ड्यूटी लगाएगी। अब इसमें इंडिया के 96% है और ऑस्ट्रेलिया के 85% उत्पादन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री, वहां पे बहुतायत में उत्पादन होता है, तो उसके 85% उत्पाद भी इंडिया के 96% उत्पाद से क्या हो जाएंगे, ज्यादा ही हो जाएंगे, लगभग उससे ज्यादा अमाउंट में मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है। इस वजह से इंडिया को ये थोड़ा लेवरेज दिया गया है, इंडिया को थोड़ा और ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करने की छूट ऑस्ट्रेलिया ने दी है। नेक्स्ट आपका आता है व्यास सम्मान। देखिए कल हमने एक सम्मान पढ़ा था, GD बिड़ला सम्मान, क्या था वो, किस क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस में वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 50 से
कम उम्र के वैज्ञानिक जो कि भारत में ही रह करके क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। ये दो कंडीशन मैंने बताई थी, भारत में और 50 साल से कम उम्र के। जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया जाता कौन से फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ऐसे ही आज हम दो सम्मान और पढ़ेंगे, एक तो व्यास सम्मान और एक सरस्वती सम्मान। वो दिया जाता था विज्ञान के क्षेत्र में, ये दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों ही किसके द्वारा दिए जाते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो व्यास सम्मान की अगर हम बात करें, अब की बार मिला है असगर वजाहत, लेखक का नाम है असगर वजाहत को। और इनके जो लेखन कार्य है महाबली, ये एक नाटक है, ये नाटक है। इसके लेखन के लिए इनको मिला है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी भाषा में। ये पर्टिकुलरली किस में दिया जाता है व्यास सम्मान, हिंदी भाषा में कोई साहित्यिक रचना लिखी हुई हो उसी के लिए ही दिया जाता है, बाकी कोई भी भाषा के लिए नहीं दिया जाता है। उससे पहले हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया था फर्स्ट क्लास में, 24, जिसमें से 22 क्या थी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज 8वीं अनुसूची की, और राजस्थानी और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे किसके लिए दिया जाता है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी। और हिंदी में भी ये नहीं है कि 2022 के अंदर यदि पुरस्कार दे रहे हैं तो वो कोई 2021 में ही लिखी हुई रचना हो, नहीं, वो पिछले 10 वर्षों में कभी भी लिखी हुई कोई हिंदी की रचना हो सकती है। 10 वर्षों की अवधि, पिछली 10 वर्षों की जो अवधि है उस दौरान लिखी हुई हिंदी की अच्छी रचना के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। 2021 का सम्मान असगर वजाहत को मिला है। इसमें 4 लाख रुपए पुरस्कार के स्वरूप दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सरहुल महोत्सव। अप्रैल के महीने में झारखंड में एक महोत्सव मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसी को बोलते हैं क्या, सरहुल महोत्सव। देखिए ये भी नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट महोत्सव होंगे ये भी हम हमेशा साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। हमारे सिलेबस में है इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, तो इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी महोत्सव होता है, अब वो सारे महोत्सव तो काफी पुराने हो गए हैं। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू कहाँ पे मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन खूब पूछ लिए गए हैं और सभी बच्चों को याद होते हैं। ये कुछ अलग जो होते हैं ना, जो सुने हुए नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड में और चैत्र शुक्ल तृतीया, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। खंजर युद्धाभ्यास, खंजर नाम से युद्धाभ्यास है, वो भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेज के मध्य। स्पेशल फोर्सेज होती हैं जो हमारी नॉर्मल तीनों टाइप की जो मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उनमें से ही कुछ व्यक्तियों को जो होते हैं उनको अलग से स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। उनमें ही क्या बनाई जाती हैं, स्पेशल फोर्सेज बनाई जाती हैं। जैसे कि एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं, वो एक क्या है, स्पेशल फोर्स है एनएसजी। तो इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मध्य अभी तक हमने जितने भी युद्धाभ्यास पढ़े हैं वो या तो थल सेना, नौसेना या वायुसेना के मिलेंगे। ये अपने आप में खास है, ये किसके बीच में है, स्पेशल फोर्सेज के मध्य है, दोनों देशों के। खंजर युद्धाभ्यास ये बकलोह नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे 2 सप्ताह तक ये युद्धाभ्यास चला। इसके अंदर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, यानी कि ऊंचाई के ऊपर युद्ध कैसे लड़ा जाए। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया, वहां पे इसीलिए ये युद्धाभ्यास किया गया कि हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे युद्धाभ्यास, माउंटेन वॉरफेयर यानी कि स्पेसिफिकली जो है पहाड़ी क्षेत्र में ही युद्ध लड़ना पड़े तो किस प्रकार से, और अतिवाद एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या समझते हैं आप लोग, अतिवाद क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ते रहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग, एक्सट्रीमिज्म,
जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को ज्यादा सुनने को मिलता है। अतिवाद होता है कोई भी एक सोच को किसी भी हद तक लेकर के जाना। किसी भी हद का मतलब है कि फिर उसमें यह नहीं देखा जाता है कि वो सही है या गलत है, बस एक ही है कि उसको प्राप्त करना है। जस्ट लाइक जिहाद, जस्ट लाइक, मान लीजिए ये नहीं कहती मैं कि सिर्फ नेगेटिव ही होता है। देखिए ये हमारे पुराणों में भी कहा गया अति सर्वत्र वर्जयते। कोई भी चीज हो उसकी अति बुरी होती है, चाहे वो चीज अच्छी ही क्यों ना हो। मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, गलत है। अति सर्वत्र वर्जयते, चाहे वो अच्छी चीज हो। अतिवाद हर चीज का बुरा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चीज का भी अतिवाद हो जाए तो वो तो बुरे में भी और बुरा, करेला और नीम चढ़ा, वो वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो अतिवाद क्या है, किसी भी पर्टिकुलर सोच को, अगर डेफिनेशन की बात करें, मैं आपको डेफिनेशन समझा रही हूं, किसी भी पर्टिकुलर सोच को एक हद से ज्यादा आगे ले जाने का जो एजेंडा होता है वही क्या होता है, अतिवाद होता है। ये क्षेत्रीय भी हो सकता है, ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, ये भाषाई हो सकता है, ये किसी भी धार्मिक चीज से संबंधित हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो अतिवाद से किस प्रकार निपटा जाए, ऊंचाई पे अगर युद्ध हो रहा हो तो किस प्रकार से किया जाए, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में ही स्पेसिफिकली युद्ध हो गया तो वहां पे, तो इन तीनों चीजों का अभ्यास स्पेशल फोर्सेज के लिए किया गया। और स्पेशल फोर्सेज होती ही किसी स्पेशल पर्पज के लिए हैं। तो ये जैसे कि अतिवाद से निपटने के लिए स्पेशल फोर्सेज, जैसे कि हमारे सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो किससे निपटते हैं ज्यादातर, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है जैसे कि नक्सलिज्म। स्पेशल एक वो हो गया, एजेंडा हो गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस, ये क्या है, स्पेशल फोर्स है। तो इस प्रकार का नोट डाउन कीजिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको जब भी न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिलता है पूरे दिन में, तो न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ के आंखों से निकाल के मत रखिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ये होता है, एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगी। एक जो कैंडिडेट होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, वो उसमें क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए कि उसको यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कहीं। और देखिए हमारे जो न्यूज़पेपर में है वो सिर्फ करंट अफेयर नहीं चल रहा होता है, बहुत बार जैसे कि एक्सप्लेनर्स आते हैं और उसके अंदर जो एडिटोरियल होता है उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसको आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसी के आसपास ही पुराने डेटा के फैक्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यूपीएससी का तो पेपर यही होता है, जो करंट में जो चल रहा होता है, वो इवन हिस्ट्री का भी उसी से पूछ लेते हैं। मुद्दा करंट का होता है लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है, वहीं से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़िए कि चल क्या रहा और उसके पीछे की नॉलेज हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है एक सीरियस कैंडिडेट होने के तहत, सिर्फ आप ये ना पढ़े कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है, आप वहीं के वहीं 2 मिनट लगेंगे आपको, आप नीति आयोग पे एक सरसरी नजर डाल लीजिए कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो सकता है, उपाध्यक्ष नीति आयोग कब बना था, नीति आयोग क्या करता है। ये छोटे छोटे 4-5 चीजें पढ़ लेंगे, आपका नीति आयोग का 50% काम पूरा हो गया। अब नीति आयोग आपकी पॉलिटी में भी है लेकिन आपने उसको करंट अफेयर के साथ कर लिया और चर्चा में है, तो नीति आयोग से क्वेश्चन फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़िए। हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये एक उपन्यास का नाम है, टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाला ये पहला हिंदी का उपन्यास है, हिंदी क्षेत्र का, हिंदी भाषा का पहला है। हालांकि एक कंडीशन होती है कि बुकर प्राइज जो होता है वो इंग्लिश में लिखे हुए नोवेल को ही मिलता है। तो ये कैसे नॉमिनेट हो गया फिर, क्योंकि कंडीशन है। तो ये मूल रूप से हिंदी का उपन्यास है लेकिन इसका अनुवाद किया गया है इंग्लिश में, और इसकी जो अनुवादित प्रति है उसको नॉमिनेट किया गया है। लेकिन आधार यही माना जाता है हमेशा कि जो मूल होता है उसी को ही बेस बनाया जाता है। तो मूल रूप से किसने लिखा था, गीतांजलि श्री ने ये इसको लिखा था और इसका अनुवाद किया है डेजी रॉकबेल ने, अंग्रेजी में अनुवाद किया है और ये बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। टोटल 5 ऐसे अभी
साहित्यिक कृतियां हैं जो बुकर प्राइज के लिए कंपटीशन में हैं, तो हमारे मई के जो महीने के अंदर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसको बुकर प्राइज मिला कि नहीं मिला। अभी तो ये नॉमिनेट हुआ है टोटल 5 में से। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब की बार के पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। देखिए, कोई भी दिवस हो उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा एक तो डेट आपको पता होनी चाहिए और उस साल की थीम क्या है इतना ही पता होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर में कि उस साल की थीम क्या है और वो कब मनाया जाता है। एक लिस्ट बना करके रख लीजिए, जैसे कि मैंने कल वो रैंकिंग वाली बनवाई थी, उसी टाइप से अलग अलग पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, वन्य जीव पर्यावरण दिवस कब होता है, वन्य जीव दिवस कब होता है, पृथ्वी दिवस कब है, ये सब की एक लिस्ट एक साथ बना करके एक ही दिन में काम निपटा लीजिए और उसको रख लीजिए अपनी टेबल के सामने। ऐसे ही कभी कभी देखते रहेंगे तो वो याद रहेगी। चौसठवें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये अवार्ड्स हैं। इसके अंदर एल्बम ऑफ द ईयर, देखिए ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो संगीत है उसको नहीं मिलते हैं तो इस वजह से हम पढ़े नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ऑस्कर अवार्ड्स, जैसे कि ऑस्कर अभिनय के क्षेत्र में दिए जाते हैं, वैसे ही ग्रैमी अवार्ड्स जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो अच्छा संगीत होता है उसके लिए दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक दिए जाते हैं ये संगीत के क्षेत्र में। एल्बम ऑफ द ईयर जो है जॉन बेतिस्ते, जॉन बेतिस्ते को ये इनके एक एल्बम है VR, इसके लिए मिला है। साथ में ही 2 भारतीयों को भी ये अवार्ड मिला है। भारत के रिक्की केज को डिवाइन टाइड्स इनका एल्बम है उसके लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2015 में भी रिक्की केज को मिल चुका था, तो ये वाले में अपने लिए इंपॉर्टेंट रिक्की केज ही है। क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, रिक्की केज को अब की बार कौन से एल्बम के लिए अवार्ड मिला है ग्रैमी का, कौन सा उनका ग्रैमी अवार्ड था? इस बार उनका 2nd था। इससे पहले कब मिला हुआ है? 2015 में विंड्स ऑफ सोशर नाम से उनका एक एल्बम आया था संगीत का, उसके लिए मिला था। साथ में अब की बार जो 2021 का है, फाल्गुनी शाह को एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड, ये बच्चों के लिए एक संगीत का एल्बम है, छोटे बच्चों के लिए, उसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। इनसे पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली है विनय मोहन क्वात्रा ने। ये भारत के नए विदेश सचिव बन गए, फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है फॉरेन सेक्रेटरी का पद। ये जितने भी इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करवाना, कहाँ पे कौन सा एजेंडा लेकर के चलना, ये सारे कार्य जो होते हैं ये एक विदेश सचिव के ही होते हैं। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप का सुपर ऐप। जिस प्रकार से जियो ने भी अपना एक ऐप निकाल रखा है पूरा, उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, जियो मार्ट भी आता है, जियो की जितनी भी अन्य सर्विसेज हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसी प्रकार से टाटा ग्रुप ने भी अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। देखिए, एक होता है ऐप, एक सुपर ऐप बोल दिया उन्होंने। इससे क्या हो गया? कुछ चेंज हुआ? नहीं। जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं वो अलग अलग ऐप के माध्यम से दी जा रही थी, वो ही सारी की सारी सिंगल ऐप के माध्यम से दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगी? सुपर ऐप। जिसके अंदर क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी, जैसे कि टाटा ग्रुप के क्या चलते हैं? होटल्स हैं,
टाटा ग्रुप की एयरलाइन है तो एयरलाइन की बुकिंग हो गई, होटल्स की बुकिंग हो गई, टाटा ग्रुप के जितने भी उत्पाद हैं जैसे कि क्लोथिंग लाइन है, कपड़े हैं, उनको खरीदना, तो ये सारा यदि एक ही ऐप के माध्यम से सब चीजें एक ही जगह पे हो रही हो तो वो सुपर ऐप हो जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका नाम, ये है टाटा न्यू, लेकिन न्यू की स्पेलिंग देखिए अलग है, NEU है। इसमें ग्रोसरी, बुकिंग, मेडिसिन सभी डिजिटली खरीदे जा सकते हैं इसके माध्यम से। और भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल जनरल मनोज पांडे। 30 अप्रैल को जो MN नरवणे हैं वो क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं, और वो साथ में ही CDS का भी पद संभाल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको फिर क्या बना दिया जाएगा? CDS ही बना दिया जाएगा, और ये थल सेना अध्यक्ष होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान। पहले ही बताया था मैंने कि ये किसके द्वारा दिया जाएगा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये दिया जाता है पोइट्री के अंदर, कविताओं के लिए ये सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किससे संबंधित है? कविता लेखन, इससे संबंधित है। अब की बार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को, देखिए न ही तो ये दशरथ है, ना ही वैसा वाला दर्श है जो दर्श लिखते हैं हम, इनका नाम अलग से है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लिखने का तरीका। रामदर्श मिश्रा को, इनके कविता संग्रह का नाम क्या है? मैं तो यहां हूं। जो भी कृति जिसके लिए कुछ अच्छा अच्छा सम्मान, जैसे कि सरस्वती सम्मान है, साहित्य अकादमी सम्मान है, जिस भी लेखक को मिल रहा है उनकी किस कृति के लिए उनको मिल रहा है, वो कृति का नाम भी आपको याद रखना है अच्छे से। ये नहीं रखना है कि सिर्फ किसको मिल रहा है, वो किस चीज के लिए उनको मिल रहा है, उनकी साहित्यिक कृति क्या है, उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये सम्मान वार्षिक रूप से साहित्य में कविता संग्रह के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता है। जो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा के अंदर कोई कविता संग्रह लिखा गया है, उसके लिए ये सम्मान के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हिंदी की बाध्यता नहीं है, 22 भाषाएं हैं। तो अलग अलग कैटेगरी याद हो गई आप लोगों को कि किसमें कौन सी भाषा है, ये भी अच्छे से याद रख लेनी है साथ में ही। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए कैश प्राइज के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शकुंतला उपग्रह, यानी कि शकुंतला नाम से सैटेलाइट जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही खास है, फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। क्यों? क्योंकि भारत में इसरो के अलावा प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी ने पहली बार ऐसे कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है। हमें पता है कि पिछले साल से क्या किया गया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस जो एरिया उसको ओपन कर दिया गया था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्पेस के अंदर आकर के कोई कार्य करना चाहती है, सैटेलाइट लॉन्च करना, सैटेलाइट बनाना, इन सब क्षेत्र में अलाउड कर दिया था गवर्नमेंट ने। उससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही आता था ये कंप्लीटली क्षेत्र। तो पिक्सेल नाम से इंडिया का एक स्टार्टअप है जो कि 2019 में ही एस्टेब्लिश हुआ है। उस पिक्सेल नाम की कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ में टाई अप करके अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का उन्होंने क्या नाम दिया है? शकुंतला। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप यानी कि स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसका स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च कराया है इसको। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये जो उपग्रह है ये करेगा क्या।
ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी और डेटा को भेजेगा। और इनका आइडिया ये है, जो स्पेसएक्स, ये जो पिक्सल कंपनी है, इनका आइडिया ये है कि ऐसी जो उपग्रह की पूरी एक सीरीज है उसको ये क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो उस पूरी सीरीज से क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी चीजें, उन सभी को पकड़ा जाएगा और उससे संबंधित फिर सॉल्यूशंस किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारी जानकारी और डेटा को भेजेगा। जलवायु परिवर्तन के सूचक कौन से होते हैं? किससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है ज्यादा तेजी से? सी लेवल राइज होता है, लेकिन किसकी वजह से? ग्लेशियर पिघलने। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है कि ग्लेशियर के आकार में कितनी तेजी से कमी आ रही है, ये हो गया। उसके बाद में वनों की कटाई या वनों के अंदर जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, जैसे कि हम राजस्थान में ही देख रहे हैं। अभी इंडिया में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड वाले एरिया में और राजस्थान में, जैसे कि सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लग गई थी और बिल्कुल सरिस्का के अंदर आग लग गई। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत तेजी से तापमान में वृद्धि होना उस महीने में जिसमें वो अपेक्षित नहीं है। अब देखिए, जो मार्च और अप्रैल का महीना है वो कन्वेंशनली पहले से अगर हम कंपेयर करें तो अब बहुत तेजी से अचानक से गर्म हो जाता है फरवरी की कंपैरिजन में। पहले ऐसा नहीं होता था और हवाएं इसमें इतनी चलती नहीं है, तो टेम्परेचर तो इतना बढ़ गया, हवा चल नहीं रही है। हवा चलती है तो तापमान क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ स्थानांतरित हो जाता है। लू अगर चलती रहती है तो आगजनी की घटना नहीं होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो वेंटिलेशन उसको मिलता रहता है। लेकिन यदि हवा चल ही नहीं रही है, एक ही जगह पे लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो यही जलवायु परिवर्तन है कि जैसा मौसम जिस टाइम पे होना चाहिए उसके उल्टा हो रहा है। तो उसकी की पूरी जानकारी को, यानी कि हर स्पेसिफिक डोमेन के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन जुटा करके जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य करेगा। ये इनकी जो एक पूरी सीरीज होगी, जिसमें पहला उपग्रह ये है। पिक्सल के बारे में यदि हम बात करें तो 2019 में स्थापित हुआ था ये स्टार्टअप। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर, बेंगलुरु जिसको बोलते हैं, और इसके फाउंडर्स हैं अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल। ये इस स्टार्टअप के ओनर हैं, मालिक हैं, फाउंडर हैं। मैं यही चीज आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि करंट अफेयर की तो चीज यही थी कि शकुंतला उपग्रह छोड़ा गया है, किसने छोड़ा और कौन से स्टार्टअप। इतना हम काम खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने कहां तक पढ़ा, यहां तक पढ़ा कि इसके फाउंडर कौन कौन है, ये भी हमने इंफॉर्मेशन जुटा ली। तो इससे हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई इस क्षेत्र में। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोज सोनी बने हैं। ये इतना ही सफिशियंट है। अब आता है नेक्स्ट आपका, कांगड़ा चाय को इतना शोरगुल किस बात का है? कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। ये तो फुल फॉर्म हो गई, होता क्या है आप बताइए। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको पता हो जीआई टैग के बारे में कि क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? देखिए, कोई भी वस्तु किसी पर्टिकुलर भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर जो पाई जाती है, जी फॉर ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक, कोई भी वस्तु, चाहे वो कोई खाद्य पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ में सब्जी, फ्रूट ये भी आते हैं, या कोई पौधा हो, या फिर कोई बनाई जाने वाली वस्तु जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, वो किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। मूल रूप से वहीं से उसका ये माना जाता है कि उत्पादन या बनना शुरू हुआ था। तो उसको वहां से रिलेट करने के लिए क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता को उस उत्पाद से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है,
जीआई टैग दिया जाता है। क्लियर हुआ? इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि उस क्षेत्र की विशेषता को उभारा जाता है। पहले ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी जो कि आ जाती थी मार्केट में, लेकिन हमको पता ही नहीं होता था और उसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया जाता था। लाइकवाइज पंडित जी पाव भाजी, हर गली मोहल्ले में क्या मिल जाती है? पंडित जी पाव भाजी। लेकिन पंडित जी पाव भाजी जो असली में है वो कहाँ की है ये पता भी नहीं होगा हमें। तो देखिए ये चीज होती है, ये चीज है कि अगर हम झालावाड़ के संतरे, अब कहीं पे भी जाओ कि ये इसी नाम से बेच देंगे झालावाड़ के संतरे, लेकिन रियलिटी के अंदर हमें पता है कि झालावाड़ के संतरे एक जीआई टैग, उस चीज की अलग एक विशेषता होगी। अगर हम अवेयर हैं कि वो किस प्रकार के होंगे, उसकी विशेषताएं हमें पता है, तो हमको कभी ठगा नहीं जा सकता। ये इसकी विशेषता होती है। प्लस इकोनॉमिक फायदा होता है उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को। वो क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल वस्तु के नाम पे अन्य जो उसी प्रकार की वस्तु है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके उसके दाम ले सकते हैं कि ये ओरिजिनल चीजें हैं, इस प्रकार से। तो अब कांगड़ा चाय, कांगड़ा क्या है? एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एरिया है जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। तो कांगड़ा चाय है वो, वहां का जीआई टैग इंडिया ने तो 2005 में ही दे दिया था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी उसको क्या है, एक जीआई टैग मिला है। इससे फायदा क्या होगा? अब ये वहां के मार्केट में और अच्छे दाम पे और अच्छी ऑथेंटिसिटी के साथ में वहां पे बिकेगी और ज्यादा इसकी डिमांड होगी। वहां के बाजार में आसानी से पहुंच बना सकेगी। राजस्थान के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है? 15 है, ये 16? 16 होंगे। नेक्स्ट आता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या किया जाता है कि जो शहर पर्याप्त रूप से वन या वृक्षों के आवरण से आच्छादित हैं उनको क्या दिया जाता है? ट्री सिटी का दर्जा दिया जाता है, ताकि बाकी की जो सिटीज हैं वो भी मोटिवेट हों ऐसे पेड़ पौधे लगाने के लिए। पिछली साल पहली बार जो है एक ही मात्र जो सिटी है पूरे इंडिया में से उसको मिला था, वो था हैदराबाद। अब की बार जो है हैदराबाद और मुंबई, हैदराबाद और मुंबई 2 सिटीज को पूरे वर्ल्ड में से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के अंदर। मैंने इसका सॉल्यूशन कराया था तो मुझे अच्छे से याद है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने ये पूछा था कि इसको, ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का है, ये टैग देता कौन है, कौन सी संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है? तो FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आर्बर डे फाउंडेशन ये एक संस्था है, इसके द्वारा ये दिया जाता है। भारत की मुंबई और हैदराबाद के अलावा पूरे वर्ल्ड में 21 देश की 136 ऐसी और सिटीज हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का। ये लिख लीजिएगा आप लोग फुल फॉर्म। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। देखिए पहले मास्टर दीनानाथ पुरस्कार चलता था, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के पश्चात इनके नाम से भी, इनके ऑनर में भी क्या किया गया है,
एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और पहला पुरस्कार ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। प्रथम पुरस्कार किनको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। और मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो कि पहले से चला आ रहा था, वो अभिनेता राहुल देश पांडे को मिला है। ये जो दीनानाथ पुरस्कार है, ये लता मंगेशकर ने अपने पिता की स्मृति में स्टार्ट किया था, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और अब उनके ही ऑनर में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट किया गया है। इनका फाउंडेशन चलता है, लता मंगेशकर के द्वारा एक फाउंडेशन चलाया जा रहा है। जैसे कि नोबेल पुरस्कार है, वो भी अल्फ्रेड नोबेल का फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं, संस्था बनी हुई है, तो उनके द्वारा जैसे वो पुरस्कार दिए जाते हैं, इसी प्रकार से लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी लता मंगेशकर के द्वारा फाउंडेशन चलाया जाता है, यानी कि एक संस्था चलती है, उसी संस्था के पैसे से ये दिया जाएगा। उनके फाउंडेशन कोई अलग से ये नहीं है, उनकी फैमिली के द्वारा ही ये पैसे दिए जाते हैं। अब आती है आपकी नेक्स्ट अवसर योजना। अवसर योजना क्या है और किससे संबंधित है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण जो है, उसके द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी है कि ये आपका एयरपोर्ट एरिया है, इसमें से पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर कॉलम्स बना करके या कुछ एरिया डिसाइड करके विभिन्न शिल्पकार, विभिन्न जो स्वयं सहायता समूह हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाते हैं, उनको क्या किया जाएगा? जगह दी जाएगी ताकि वो अपनी उत्पाद और अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। क्यों कर सकें? एयरपोर्ट पे देखिए, एयरपोर्ट पे नेशनल इंटरनेशनल सभी तरह के क्या आते हैं? यात्री आते हैं। तो अगर वो वहीं पे उस उत्पाद को देखेंगे तो उस चीज को वहां से अट्रैक्ट होंगे और फिर उसका प्रचार प्रसार भी ज्यादा तेजी से होता है एयरपोर्ट पे इन चीजों का। तो इतनी ज्यादा जगह तो एक एयरपोर्ट पे हो नहीं सकती कि सारे टाइप के उत्पाद हो सके। तो एक इसी योजना में क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर टाइम अवधि के लिए किसी स्वयं सहायता समूह को ये मान लीजिए कि 15 दिन के लिए दे दिया, 15 दिन के बाद में ये जगह यहां से वो अपने उत्पाद हटा लेंगे, किसी और को अलॉट कर देंगे। ऐसे रोटेशन वाइज क्या होगा? अलग अलग तरह के उत्पाद को एयरपोर्ट पे प्रदर्शित किया जाएगा। इसी से संबंधित है ये अवसर योजना, यानी कि एक तरीके से अपना हुनर दिखाने का अवसर देना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित है। तो पहली बात तो ये कि अवसर योजना कौन चला रहा है, किसके द्वारा अवसर योजना है, तो ये हो गई। दूसरा, अवसर की फुल फॉर्म एयरपोर्ट एज द वेन्यू फॉर द स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, यानी कि आर्टिसंस कौन होते हैं? कारीगर। उस क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए जगह, वेन्यू प्रदान करना, ये अवसर योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, कारीगरों, शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना। ये वही चीज है जो मैंने बताई थी कि एयरपोर्ट पर 100 से 200 वर्ग फीट क्षेत्र में 15 दिन की अवधि के लिए बारी बारी से स्थान आवंटित किए जाएंगे। हो सकता है कि पहले में जैसे कि 5 कॉलम बना दिए तो पहले 5 प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग लोगों को बुला लिया, फिर यही 5 अलग से किसी और को दे दिए जाएंगे। 15-15 दिन की अवधि से रोटेशन से उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा। और परमानेंट तरीके से दिखाने के लिए प्रतिभा वो शिल्पग्राम होते ही हैं। जैसे कि हमारे राजधानी जयपुर में भी है, जवाहर कला केंद्र के पास में शिल्पग्राम बना हुआ है, एक चौकी ढाणी के पास में शिल्पग्राम बना हुआ है। तो इस प्रकार के शिल्पग्राम इनकी प्रतिभा दिखाने के लिए अलग से बने हुए हैं।
ये जो मैं इतना डिटेल में कोई जैसे उद्देश्य को मैं अलग से लिख के बता रही हूँ आपको, ये सब चीजें बता रही हूँ, तो यही नोट्स आपके मेंस में भी काम आने वाले हैं। वहां पे भी अगर अवसर योजना आ गई तो आपको चाहे 2 नंबर में आ जाए, इसी तरीके से लिखना है कि अवसर किसके द्वारा की जाती है, अवसर का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें होगा क्या। ये 4 पॉइंट हैं, तभी आधा आधा नंबर करके 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि अवसर योजना का सिर्फ आप एक लाइन लिख देंगे कि ये शिल्पकारों की प्रतिभा प्रदर्शन से संबंधित योजना है, नहीं, आपको आधा नंबर ही मिलेगा। इसी तरीके से मेंस के अंदर लिखना होता है, कोई भी योजना के बारे में पूछा जाए, ये तो एक एग्जाम्पल है, कोई भी योजना हो तो उस योजना का आप बताएंगे मेंस में कि ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, इसमें होता क्या है, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, ये सब चीजें पॉइंट वाइज। अब आते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन के बेरी। इनसे पहले पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया, और उनके बाद में राजीव कुमार, और अब कौन रहे हैं? तीसरे उपाध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये सिंपली प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है, इसमें कोई संवैधानिक प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं होती है। हम ये सोच लें कि इतना बड़ा पद है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व होती होगी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री खुद क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। इससे पहले क्या होता था? योजना आयोग, जिसका कार्य होता था 5 साल के लिए योजनाएं बनाना सरकार के लिए, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। बेसिकली क्या डिफरेंस आया इनकी फंक्शनिंग में? देखिए, योजना आयोग जो होता था वो 5 साल की अवधि की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता था, जैसे कि 2021 से लेकर के 2026 तक की योजना बनानी है। पूरा योजना का मतलब क्या होता था? हमने 12 योजना के प्लान पढ़े हैं, 5 ईयर जो है प्लान्स पढ़े, हमने 12 बने हुए थे योजना आयोग के, आजादी के टाइम से लेकर के 2000 कब तक थे वो लागू? 2017 तक। 12वां था वो कब तक फंक्शनल था? 2017 तक फंक्शनल था। अब नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति आयोग कोई 5-5 साल के लिए नहीं बनाता कार्य योजनाएं, ईयर टू ईयर बनाता है। और इसमें भी ये क्या करता है? सरकार के लिए सलाहकार परिषद का कार्य करता है, थिंक टैंक है ये। कोई अलग से एक प्रपत्र बना करके सरकार को नहीं भेजता, बल्कि हर एक मुद्दे पर जिस पर भी ये आवश्यक समझता है, उस हर एक मुद्दे पे क्या करता है? सरकार को सलाह देता है। न इसका कोई टाइम फिक्स पीरियड है कि तभी ही सलाह देगा, ये हमेशा फंक्शनल है। साथ में इसकी क्या है? एक काउंसिल है, नीति आयोग की काउंसिल है, जिसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उसकी भी मीटिंग की जाती है और उसके एजेंडा अलग से तय होते हैं। तो दोनों तरीके से। और क्या इसका कोई कार्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ इससे संबंधित है? नहीं, ये चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में क्या करता है? अपनी सलाह देता है। ये मेन इसका आइडिया है। कोई अलग से टाइम बाउंडेड मैनर में कार्य नहीं करता, हमेशा फंक्शनल रहता है। नोट कर लिया है कंप्लीट? अब आते हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर का मतलब जो मैस्कट होता है उसके बारे में। फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का एक बिगेस्ट टूर्नामेंट होता है पूरे वर्ल्ड में, फुटबॉल के क्षेत्र में। तो इसका आयोजन किया जाएगा 2022 के अंदर, दिसंबर 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा?
कतर में किया जाएगा। और इसका शुभंकर है, उसका नाम रखा गया है लाइब। लाइब जो है उसका नाम रखा गया। इसका मीनिंग क्या होता है? अति कुशल खिलाड़ी। लाइब एक भाषा लैंग्वेज शायद मुझे याद नहीं है कौन सा है, लेकिन इस शब्द का मीनिंग होता है अति कुशल खिलाड़ी, यानी कि वेरी स्किल्ड प्लेयर। लाइब का मतलब होता है। और देखिए अब की बार का जो फीफा है इसका स्पॉन्सर कौन बना है? बहुत चर्चा में रहा था। इंडिया की एजुटेक कंपनी बायजूस। बायजूस इतने बड़े एक समारोह, मतलब एक इतना बड़ा लेवल का, देखिए फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उनमें से अगर ओलंपिक को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही महंगा है। उसके बाद में सबसे महंगा, वन ऑफ द जो एक तरीके से हम कह सकते हैं खर्चीला समारोह है, इसका आयोजन है। तो इसका सबसे पहली बार ऐसा कोई लार्ज स्केल का कोई इवेंट का स्पॉन्सरशिप मिली है इंडिया की किसी कंपनी को। तो हम सोच सकते हैं कि बायजूस वाले कितने पैसे वाले हैं कि नहीं। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं तो कितने मिलियन डॉलर्स लगेंगे उनके। नेक्स्ट जो आपका है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है अप्रैल के महीने में हुआ। इसके पुरुष वर्ग के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज और महिला में है इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक। नेक्स्ट जो आता है ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस ये क्या है? जो कार रेस होती है उससे संबंधित इवेंट है फॉर्मूला 1 रेस। तो इसके विजेता हैं चार्ल्स लेक्लर, इन्होंने जीती है। ये कौन सी टीम की ओर से करते हैं? फेरारी के हैं ये ड्राइवर, और इन्होंने बहरीन ग्रां प्री भी इस साल की जीती है। ये नए ऐसे फॉर्मूला 1 रेसर हैं जो कि लगातार ऐसे जीत रहे हैं। इससे पहले हमें पता है सेबेस्टियन वेटल थे, वो ज्यादा जीतते थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉर्मूला रेस जीतने का किसके नाम है? किसके? हाँ, लुइस हैमिल्टन। और उनके पहले किसके नाम था? माइकल शुमाकर, जिनका एक एक्सीडेंट में वो पैरालाइज्ड हो गए, एक तरीके से ब्रेन डेड वो माने जाते हैं। तो वो थे माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। और अभी नए जो उभर के आए हैं वो हैं चार्ल्स लेक्लर, जो कि फरारी की ओर से ड्राइव करते हैं। आईपीएल में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आर अश्विन। अब रिटायर आउट का कौन बताएगा मुझे मीनिंग? हाथ ऊपर करना पहले जो भी बताने का इच्छुक हो, ताकि स्पष्ट तौर पे समझ सके हम। अरे कल तक तो बहुत लोगों की हॉबी थी क्रिकेट, और मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल हर इवनिंग में यहाँ पे बैठे देखते ही होंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता था लेकिन मैं आप लोगों के लिए पढ़ के आई हूँ। रिटायर आउट क्या होता है? देखिए रिटायर आउट का मतलब होता है, अब शांति से सुनिए, वो तो लिखा हुआ है। मैं मीनिंग पूछ रही थी होता क्या है। देखिए चलिए ठीक है, बढ़िया। रिटायर आउट का मतलब क्या होता है? शांत। रिटायर आउट का मतलब होता है जब कोई प्लेयर ग्राउंड पे होता है और बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में किसी भी तरीके से आउट हुए बगैर ही अपनी इच्छा से ग्राउंड छोड़ के चला जाए। अपनी इच्छा से विदाउट किसी तरीके से आउट हुए वो ग्राउंड छोड़ के चला जाए अपने से नेक्स्ट प्लेयर के लिए, और ऐसा करने के बाद में वो वापस नहीं आ सकता। तो ये जो चीज होती है, ये कंडीशन होती है, ये क्या कहलाती है? रिटायर आउट।
काइंड ऑफ उसने अपने आप को उस खेल के लिए, उस पारी का जो खेल था उसके लिए अपने आप को क्या कर दिया, रिटायर घोषित कर दिया। किस चीज के लिए, बैटिंग के लिए। ये नहीं है कि वो बाकी गेम से ही हो गया, आर अश्विन बॉलिंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो अपनी स्वेच्छा से क्या चले गए, पिच छोड़ के चले गए हैं। ये क्या कहलाता है, रिटायर आउट कहलाता है। और ऐसा पहली बार कौन किया, आर अश्विन ने किया है। ये होता है रिटायर आउट का मतलब। ओके, जूनियर हॉकी महिला विश्व कप के विजेता बनी है नीदरलैंड की टीम, और उप विजेता जर्मनी, और भारत जो है इसमें 4th पोजीशन पे रहा। ये इसलिए है क्योंकि भारत को चाहे भले ही 3rd पोजीशन तक नहीं मिला हो, इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी, तो इससे संबंधित टूर्नामेंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमारे अप्रैल तक के करंट अफेयर्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। कल हम एक क्लास रखेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की सारी फ्लैगशिप योजनाओं पे। अच्छे से डिटेल में हम सारी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन 100% उसमें से आने वाले हैं, अलग अलग तरीके से। कोई भी आ सकता है, उसके अंदर डेटा पूछ सकते हैं आपसे, उस योजना का किससे संबंध है, कौन से लाभान्वित तो उससे हो रहे हैं, कोई भी योजना का पूछ सकते हैं आप। पिछले जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें तो 2-2 योजनाओं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन तो योजनाओं पे होते ही होते हैं। तो हम 20 या 21 जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको अच्छे से कल करेंगे, क्योंकि हमारा अप्रैल तक का हो गया है। और मई से हम क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स रखेंगे, पूरे सप्ताह का करंट अफेयर लेते हुए चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।